एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में दुर्गा शक्ति नागपाल को लेकर सरकार का जो रुख है वो बिल्कुल जुदा है। अगर आप देखें सिर्फ इस कारण से आशंका पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई कि एक मस्जिद का दीवार गिरवाने का उन्होंने आदेश दिया। आप अगर उत्तर प्रदेश की जो सरकार आई उसके कुछ महीने का हिसाब किताब देखें, पिछले साल प्रतापगढ़ में कुछ सांप्रदायिक दंगे हुए थे। ओपी सागर थे, एक पुलिस अधीक्षक बीएस राणा थे, उनको निलंबित किया गया, लेकिन तुरंत उनको फिर बहाल भी कर दिया गया। फैजाबाद में दंगे के बाद सरकार ने पुलिस महकमे के ताकतवर और सत्ता के करीब माने जाने वाले जो पुलिस महानिदेशक थे, कानून व्यवस्था देखने वाले, जगमोहन यादव को हटाया था और फिर उन्हें सीबीसीआईडी के प्रमुख बना दिया। और इस तरह के आप देखेंगे तो कई सारे और मामले हैं। मेरा जो सवाल है, चूँकि मुलायम सिंह यादव एक अनुभवी नेता हैं, वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ज़मीन की हकीकत को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन जिस तरह से इस मामले पे सरकार घिरी हुई है, जिस तरह से मीडिया हो, जिस तरह से आम लोगों में रोष है, जिस तरह से जिस युवा चेहरे को मुलायम सिंह बेच रहे थे, अखिलेश यादव, उनका चेहरा आप देखें, युवाओं को क्या जवाब देंगे, आम लोगों को क्या जवाब देंगे, सरकार के बारे में जो राय बन रही थी उनके बारे में क्या जवाब देंगे, ये तमाम चीज़ क्या लगता है मुलायम सिंह यादव इनको लेके चिंतित नहीं है? और जो चेहरा दिखा रहे हैं वो उसके पीछे उनकी जो सियासी अनुभव है वो कहाँ जा रहा है? देखिए, एक तो सत्ता में आने के बाद बहुत सारे लोग रियलिटी को भूलने लग जाते हैं। ये मुलायम सिंह यादव ही नहीं बल्कि दूसरे जो नेता हैं, कांग्रेस के बहुत सारे नेता हैं, आरजेडी के नेता हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, इवन चंद्रबाबू नायडू, जयललिता, करुणानिधि, जो भी सत्ता में आने के बाद रियलिटी को स्वीकार ये लोग नहीं करना चाहते। इन्हें लगता है कि जो हम बोल रहे हैं वो अल्टीमेट ट्रुथ है, जो हम सोच रहे हैं वही अल्टीमेट ट्रुथ है। तो ये शिकार एक भ्रम का शिकार हो जाते हैं। और कोई अच्छी सलाह देना चाहे तो उसे लगेगा कि भाई ये तो हमें डिक्टेट कर रहा है। तो ये अच्छे लोगों से घिरे भी रहना पसंद नहीं करते हैं जो कि इनको सही सलाह दे सके। जो ये सोचेंगे, इनके सामने जो तथाकथित सलाहकार है वो सोच लेगा कि नेताजी को क्या बात अच्छी लगी, वही बात दोहराएंगे। तो इनको लगता है कि हमने सोचा वो सही की जो फौज होती है। हाँ, तो वे जो इसके शिकार सब हो गए हैं। तो इसलिए रियलिटी से कट चुके हैं। सत्ता में आने के बाद इनको लग रहा कि नहीं चुनाव सर पे है इनको। तो ये इसमें एक और है, ये जो सेकुलरिज्म की पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो मुसलमानों के कंधे पर रख करके अपने राजनीतिक स्वार्थ की रोटियां सेकते हैं। तो यहाँ भी यही है जो नरेंद्र सिंह भाटी ने कहा, और अभी जो खबरें आ रही है जो अखिलेश सिंह बोल रहे हैं, अब तो हमें शक ये बात का लग रहा है कि कहीं ये साजिश लखनऊ में न रची गई हो, क्योंकि ये रोक रही थी सैन माफिया को, जो माफिया इनको हटाने के दबाव और पहले से पड़ रहा होगा। बिल्कुल। तो कहीं ऐसा ना है कि लखनऊ में ये साजिश बनी कि मुस्लिम इशू बना करके इसको हटा दो, क्योंकि मुस्लिम इसी में हट भी जाएगी, हंगामा भी नहीं होगा, और अगर हंगामा हुआ तो उसका हमें राजनीतिक फायदा मिलेगा। बोलेंगे कि रमजान का जो पवित्र महीना है उसमें, तो ये इसकी संभावना में लग रही है। क्योंकि इसमें जो खबर आई है उसके अनुसार दीवार खड़ी करने के लिए 51,000 रुपये दिए थे इन्होंने, भाटी साहब ने 51,000 रुपये दिए। पहले बोले कि बनाओ, उसके बाद भाटी साहब ने ही खबर छपी एक अखबार में, बहुत प्रतिष्ठित अखबार में, जिसका अभी तक खंडन भी नहीं किया है भाटी ने। फिर भाटी ने ही एसडीएम को कहा कि यहाँ गलत तरह का निर्माण हो रहा है, इसको रोकिए, इसको तोड़वाइए। उसके बाद उनको पता था कि एसडीएम है जो किस तरह से रिएक्ट करेगी। और भी अगर एक विधायक एसडीएम को कह रहा हो कि कहीं गलत निर्माण हो रहा है और एसडीएम को ले जाए कि भाई हमने इसके खिलाफ और रेत वाले मामले में कार्रवाई की है, इसमें नहीं अगर कार्रवाई करते हैं इसकी शिकायत पर तो इसको बना लेगा, तो वो उनको पता होगा कि किस नेचर की है और गलत काम हो रहा है उसको रोकेगी। फिर वो रुकवाया गया है, उसके बाद उनकी शिकायत की गई है। तो ये संभव है कि 1 सप्ताह 10 दिन पहले लखनऊ में इसकी रूपरेखा तैयार की गई होगी। हुआ होगा कि बहुत लोकप्रिय है, अगर ऐसे ही हटा दोगे तो बहुत रेजिस्टेंस होगा और इसका चुनाव पर असर पड़ सकता है। तो ऐसा मामला दर्ज करो कि जिससे या ऐसा मामला बनाओ जिससे कि आपका वोट बैंक तैयार हो। हमारा हंगामा हो तब भी हमें फायदा, नहीं हो तब चुपचाप हट गई। तो ये कुछ लेकिन दोनों चीजें अगर देखें, लेकिन है एक तरफ जो मुसलमान नेतृत्व है, अगर उनके बात माने हम, यहाँ पे खुद कई नेता बोल के गए हैं कि इससे मुसलमानों का कोई लेना देना है ही नहीं। मुसलमानों को ये बात का एहसास हो रहा है कि हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या आपको लग रहा है कि मुसलमान तो में वही अब सवाल आता है कि मुलायम सिंह फिर अगर उन्हें पता है कि आम लोगों में भी इसके खिलाफ रोष है, आम जो लोग हैं इससे बहुत अच्छा उनके साथ मैसेज संदेश उन्होंने ठीक नहीं भेजा, तो क्या सिर्फ कुछ माफिया के दबाव में ये काम करेंगे? माफिया महेंद्र सिंह भाटी हैं, उनको वहाँ का लोकसभा उम्मीदवार शायद घोषित कर दिया गया है।
कहीं मैं देख रहा था आज अखबार में कि वो उनको लोकसभा का उम्मीदवार घोषित किया जा चुका है उस इलाके का जहाँ वो पड़ता है, गौतम नगर बुद्ध का वह इलाका, ग्रेटर नोएडा। तो अब ये है कि एक तो माफिया का दबाव है, दूसरी अपनी पॉलिटिकिंग है, तीसरा है कि अफसर को अपने अधिकारी भी इससे रिएक्ट कर रहे हैं। तो अधिकारी रिएक्ट कर रहे हैं, तीसरे अधिकारी पर और दबाव बनाया जा रहा है कि डीएम को भी सस्पेंड करेंगे। तो आप देखिए आजम खान ने आज कहा है कि जो डीएम है वहां के रविकांत पर जो दुर्गा के मामले में गलत रिपोर्ट भेजने का आरोप लगाया, उन्होंने कहा इसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो आप ये देखिए, आपने एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई किया, आप डीएम के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सबको डरा रहे हैं। आप नहीं, लेकिन जो मेरा सवाल है कि मुलायम सिंह यादव सरीखे नेता, जो इतना अनुभव, उनको पता है कि ब्यूरोक्रेसी किस तरह से काम करती है, उनको पता है कि इस तरह से जब आप संदेश देते हैं उसका अर्थ नहीं, उसको लोग अनर्थ के रूप में देखते हैं। और खास करके इस मामले में जिस महिला अधिकारी ने लगातार बिना दम लिए हुए इन माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की, और वो उनका अपने उस इलाके में एक छवि है, तो क्या उस छवि को लेकर मुलायम सिंह यादव जैसे नेता बिल्कुल बेफिक्र होंगे, ये माना जा सकता है क्या? अब वो उनकी जो कार्यशैली है पिछले 20 साल से, जब उनका वोट बैंक नहीं इसमें स्टिमुलेट हो रहा है, इसमें वो बढ़ नहीं रहा है, आप देखें आम लोगों में, तो ये तमाम चीजें उनकी अपनी कार्यशैली है। आप याद कीजिए जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था और उत्तराखंड से लोग आ रहे थे दिल्ली, जो रामपुर तिराहा के पास जो, हाँ, तो वो जो हुआ था, तो इनकी ये शैली है, ताकत की शैली है। वही जो राम मंदिर आंदोलन हुआ था उसमें भी ताकत दिखलाने की शैली है। इनकी जो अब तक की जो कार्यशैली रही है उसके अनुरूप है। हाँ, तो ये हमेशा उसी तरह से अपने ताकत को पूरा जोर लगा करके सामने वाले को जो लाठी के जोर से चाहते हैं कि, लेकिन लाठी के जोर से अब लोकतंत्र में वोट नहीं मिलता है। दिलीप, मुझे जो दूसरा शक हो रहा है वो ये है कि आप देखें कि जिस वक्त मुलायम सिंह सत्ता में आए थे तो सबसे ज्यादा वादे मुसलमानों से किए गए थे, और उसमें 2 या 3 बातें अगर आपको ध्यान हो कि जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहां पे मुस्लिम अफसर तैनात किया जाएगा ताकि उनमें भरोसा हो, वो नहीं हुआ। फिर आपने कहा कि मुसलमानों को हम 18% देंगे, ये आपने वादा कर दिया। अब 18 क्या, आप 8.8% नहीं दे पा रहे। एक तीसरा बड़ा वादा था, ये वो इमोशनल है जिससे मुसलमान बहुत दूसरी पार्टियों में होते हुए भी इन मामलों में मुलायम सिंह के साथ था। तीसरा था कि आपने कहा कि जो आतंकवादी मुसलमान पकड़े गए हैं, चाहे वो झूठे आरोप में पकड़े गए हैं या वो मुकदमा उन पे नहीं हुआ है, उसको भी हम छुड़वाएंगे। तो तीनों चारों मामले पे जिस तरीके से मुलायम सिंह पूरी तरीके से असफल रहे हैं, और लैपटॉप और टैबलेट और साइकिल जिस तरह से मुसलमान बच्चों को बांटा जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की मामलात बिल्कुल खराब हैं, ये मुलायम सिंह को भी पता है। इसके अलावा राज्य के अंदर जो भी माहौल पॉलिटिकल है उसमें हर दिन मुलायम सिंह के जो करीबी लोग हैं ये मान रहे हैं कि जो सीटें हैं वो लगातार घट रही हैं। लोकसभा का चुनाव मुलायम सिंह के सर पे है। हम सब जानते हैं कि मुलायम सिंह ने वो एक बड़ा फेमस डायलॉग बोला था कि परिंदा पर नहीं मार सकता राम मंदिर के ऊपर, बाबरी मस्जिद के ऊपर, और फिर परिंदा ने पर मारा और फिर वहां गोलियां चली, उसमें कई लोग मरे। उस रिटेलिएशन में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका मुलायम सिंह के साथ खड़ा हो गया। मुलायम सिंह इस प्रदेश में या समाजवादी पार्टी कभी डेवलपमेंट के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे, सामाजिक समरसता के नाम पे कभी चुनाव नहीं जीती। और इसी का वही मैं कह रहा हूं, जिस आधार आप देखें उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स में अखिलेश यादव के नाम पे जब उन्होंने लगातार सड़क के माध्यम से रोड शो किया, लगातार घूमते रहे उन्होंने, और उसके बाद जो उनको समर्थन मिला, खुद का बहुमत उन्हें मिला, और उसमें बहुत बड़ा योगदान माना जाता है कि अखिलेश यादव का भी है। नहीं देखिए, लेकिन उस चेहरे को आप आज उस 80 के दशक की सियासत को आज आप उसको दोहरा नहीं सकते हैं। नहीं दिलीप, लेकिन तो जो वोट मिला है वो मायावती से जो लोग बिफरे हुए थे, जो लोग नाराज थे, उन्होंने एक विकल्प के रूप में आपको दिया कि अच्छा ये लड़का है जो विकास का काम करना है। अब उस लड़के को भी आपने बिल्कुल कहीं ना कहीं पब्लिक के ओपिनियन में अगर देखें तो क्या बन रहा है, लगातार अखिलेश यादव आके कह रहे हैं, एक तरफ भाटी साहब कुछ और कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पूरी, और ये राजनीतिक दल है और इन्हें चुनाव पे जाना है, प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, प्रधानमंत्री बने ना बने एक अलग बात है, लेकिन पार्टी उनकी इससे जो नुकसान होगा उस नुकसान को लेकर मुलायम सिंह बिल्कुल बेखबर होंगे,
ये लगता है। दिलीप, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का पोस्टर बॉय था, लेकिन आप पिछले 1 साल की कार्यशैली देखें, खुद मुलायम सिंह ने खड़े होकर कहा कि उत्तर प्रदेश में हालात ठीक नहीं है और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, काम ठीक नहीं हो रहा है, मैं इस सरकार को 100 में से 100 नंबर नहीं दे सकता। आप ये देखें कि अखिलेश ने चुनाव जिता दिया, चुनाव लोगों ने यकीन कर लिया, एक बड़ा वर्ग साथ भी खड़ा हो गया। राहुल गांधी लगातार दौरा किया, उनको कुछ नहीं हासिल हुआ। वही तो क्रेडिबिलिटी की बात है ना, अखिलेश को लोगों ने अपने क्रेडिबिलिटी का सवाल है, कनेक्टिविटी भी थी, लेकिन आप ये देखें कि अखिलेश ने भी कोई साल भर में ऐसा कोई कारनामा नहीं किया जो ये कहा जा सकता हो कि अखिलेश ने साल भर में कहीं कुछ दिखाया हो। 107 दंगे इन्हीं अखिलेश जी के उसमें हुए। आज जिस तरीके से लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं, वो रिजर्वेशन के मामले पे आग लग रही है, फिर आप 10 दिन के बाद उस फैसले को वापस लेते हैं, तो अखिलेश यादव के दौर में जिस तरीके से बहुत सारी चीजें सामने आई हैं, चुनाव जीतना और परफॉर्म करना दो अलग अलग बातें हैं। तो मुलायम सिंह इस बात को समझते हैं, लेकिन चुनाव जीतने की अब बात है। अब तो लेकिन चुनाव सर पे है, लेकिन आप दिलीप ये भी देखें कि चुनाव सर पे है, लेकिन अखिलेश पे क्या वो लोग लोकसभा में चुनाव के अखिलेश के चेहरे को फिर दोबारा से तैयार हैं देने के लिए। लिहाजा मुलायम सिंह ने अपनी वही दलगत राजनीति खेली है जिसके वो माहिर हैं। उनको मालूम है कि चुनाव में यही चीजें काम आती हैं, तमाम पोस्टर बनना, ये सब चीजें वक्ती तौर पे हो सकती हैं। और मुलायम सिंह ने जो सबसे बड़ा बुरा काम किया है कि जो उनके पास एक चेहरा था, जो एक जिसे प्रोग्रेसिव फेस कह सकते हैं, आज के जमाने का फेस था, अंग्रेजी बोलते हुए हिंदी का आदमी था, उसको भी इन्होंने साल भर में गंवा दिया। और इस पूरी घटना ने उस आदमी की क्रेडिबिलिटी तार तार कर दी है। यह बात अलग है कि उसके इस फैसले के पीछे 4-4, 5-5 लोगों की अपनी निजी महत्वाकांक्षाएं भी हैं। लेकिन आप अगर देखें, आप इस पूरे मामले को उपेंद्र जी देखें, अगर इस मामले में एक अदना सा अधिकारी जो एक अच्छा काम कर रही हो, जो सैंड माफिया के खिलाफ आज कोई भी अधिकारी बोलने को तैयार नहीं होता है। आज अधिकारी वही बात करते हैं, वही काम करते हैं जो अमूमन ज्यादातर अधिकारी, वो या तो रास्ता ढूंढते हैं उस काम को नहीं करने का, या फिर वही काम करते हैं जो उनके मंत्री या जो राजनीतिक दल के जो सरकार चलती है उसके दबाव में वो काम करते हैं। कुछ ही ऐसे अधिकारी हैं, बहुत कम ऐसे अधिकारी हैं जो अपराइट होकर बिल्कुल सही काम करती है, सही निर्णय लेती है। ऐसे अधिकारियों को जब आप बिना किसी कारण, जो आप सबको दिख रहा है, और ये बातें लगातार टेलीविजन में, अखबार में, अन्य माध्यम के जरिए लोगों तक पहुंच रहा है, करोड़ों लाखों लोगों तक ये बातें पहुंच रही है, क्या मुख्यमंत्री के लिए ये अदना सा अधिकारी इतना पावरफुल हो गया, उससे डरने लगे? ये तो मुख्यमंत्री, इसको डराना जरूरी है। आप तमाम अधिकारियों को, आप कहते हैं कि वो अधिकारियों पे कंट्रोल रखना चाहते हैं, तो वो डरा क्यों रहे हैं? यही है ना कि मुख्यमंत्री ने अपने आप को एक ट्रेनी अफसर, IAS अफसर है, उसके स्तर पर गिरा दिया है। तो ये तो बहुत खराब टिप्पणी है अखिलेश यादव को लेकर कि आप मुख्यमंत्री हैं और आपने अपने आप को उतना नीचे आपने, और वो भी जिसका आधार आपके पास ठोस नहीं है। ठोस आधार नहीं है। आप बोले हैं कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट भी हमने देखी है। लोकल इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट क्या सीधे जाती है? DM के थ्रू नहीं जाती होगी वहाँ। लोकल इंटेलिजेंस, और वो तो DM को रिपोर्ट करती थी, आप DM से रिपोर्ट पहले लेते ना। DM की भी रिपोर्ट गई है तो बोलते हैं DM की रिपोर्ट भी हमने देखी है, LIU की रिपोर्ट भी देखी है। LIU क्या है? सीधे सेक्रेटरी को रिपोर्ट करती है, कैबिनेट सेक्रेटरी को या प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को। ये तो DM के थ्रू ही जाता होगा। तो ये गलत बयानी कर रहे हैं। गलत बयानी करके अपनी जो छवि है उसको तार तार कर रहे हैं। एक ट्रेनी IAS अफसर है, उसके स्तर तक अपने को गिरा दिया। उसके खिलाफ इस तरह की साजिश करने की कोई जरूरत नहीं थी जी। और हमें याद है कि बिहार में भी एक घटना इस तरह की घटी थी। लालू यादव मुख्यमंत्री थे उस समय, नीतीश जी से उनकी खटपट चल रही थी। बाढ़ में एक SDO आया, वो भी ट्रेनी अफसर था, तो सड़क को चौड़ा कर रहा था। सड़क पर नीतीश जी का पैतृक मकान पड़ रहा था, तो बोला कि वहीं से तोड़ना शुरू करेंगे। फिर नीतीश जी ने हंगामा किया तो लालू यादव ने उनको वहाँ से हटा दिया, ट्रांसफ़र कर दिया कि भाई देखो उसका मकान, पहले बोला कि इसको मत तोड़ो, ये हमारे दोस्त रहे और अब तक राइवल हो गए, तोड़ोगे तो कहेगा कि देखो ये इसने तोड़वा दिया। बोला कि जी हमारे पास आप ही का आदेश आया हुआ राज्य सरकार का कि पूरे जो अशोक राजपथ को बख्तियारपुर से लेकर मकामा तक है जो चौड़ा करना है, इंक्रोचमेंट हटाना है। तो वहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, बख्तियारपुर से शुरू में वही पड़ रहा है, उसको हटा दिया। तो वो भी इस तरह का होता है, जो नए नए ट्रेनी अफसर आते हैं उन्हें कुछ करने का जज्बा होता है। खेमका है, हर्षमंदर थे, भूरे लाल थे, जिनको राजीव गांधी ने हटाया था। आप तमाम ऐसे कई अधिकारी हैं। यहाँ पे सुब्रा सक्सेना थी रामपुर में, जिसको आजम खान ने जिनको हटवाया था। आप देखिए रोहित नंदन थे मायावती के समय में,
रोहित नंदन का क्या हुआ। तो इस तरह के एक नहीं कई केसेस हैं। नवनीत राणा थे जो एसएसपी थे गोंडा के, उनको उन्होंने किडनैप, वो केसी पांडे जो थे उनके खिलाफ, समाजवादी पार्टी लीडर के खिलाफ उन्होंने जो काम किया उसके लिए उनको 20 सजा मिली। तो ऐसे तमाम ऑफिसर की लंबी फहरिस्त है। नहीं तो ये चाहते हैं कि हमारे डंडे की तरह काम करे, हमारे इशारे पर काम करे, वो हमारा इशारा समझे। तो ये अभी जो राजनीतिक संस्कृति हो गई है कि पहले जो राजनेता होते थे और दूसरे नेता होते थे, एक से सलाह मशविरा करते थे और अपनी सलाह देते थे। अब है कि ये लोग दूसरे की सलाह नहीं सुनना चाहते हैं। यानी जो राजनीतिक संस्कृति बदली है कि लोग सलाहकार या उसका जो कलीग है, हाँ में हाँ मिलाना, चापलूसी की बातें करना, वैसी बात करना जो नेताजी को पसंद है। तो वो जो राजनीतिक संस्कृति जो बन गई है कि मेरे इशारे को देख करके, मेरे इशारे को समझ करके लोग हमसे बात करता है और वही बात करता है जो हमें पसंद हो। तो वे चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स हैं बिल्कुल उसी तरह से बिहेव करें नहीं तो और हमारे इशारे पर काम करें, हमारे डंडे की तरह काम करें। मतलब डंडा में अपनी बुद्धि नहीं होती है, आप जिधर चलाइए उधर चलेगा। आप देखें जो जिस मुस्लिम वोट बैंक की सोच रख के आपने ये सारा कुछ किया कि आपको ये इससे निजात भी मिल जाएगी और आपको फायदा भी होगा, वो नहीं हो रहा है। आप देखिए अधिकारी वर्ग जो है वहाँ पे वो आपसे इससे खफा होंगे। आप देखें पूरे देश में जो आपके बारे में राय बनी हुई, राज्य में भी, उत्तर प्रदेश देश से अलग नहीं है, वो राय क्या बनेगी। आपने अपने बेटे को जिसको मुख्यमंत्री बनाया, पोस्टर बॉय जिसने बड़ी मेहनत की जमीन पे उतर के, उस मेहनत के बाद जो चेहरा निकल के अब आ रहा है सामने में, वो किस तरह का चेहरा बन गए। इन तमाम जो नुकसान है मुलायम सिंह उसकी भरपाई क्या कर पाएंगे। और यहां तक ये तो मामला यहां से शुरू होता है, ये समाप्त नहीं होता है। क्योंकि जिस तरह के बयान उनके नेता दे रहे हैं, जिस तरह के बयान को लोग रिकॉर्ड करके दे रहे हैं, तो ये क्या कोर्ट में मामला नहीं जाएगा? कोर्ट में तो मामला जा चुका है। कोर्ट ने जवाब, हालांकि कोर्ट ने ये कहा कि उन पे जब तक वो खुद नहीं आए इस मामले में तो वो कुछ, लेकिन तो ये तो इनके पास जो भी अपना न्यायालय में जाने के पहले जितने भी इसके पास ये है रास्ते हैं, सबको एग्जॉस्ट करेंगी, उसके बाद ही जाएंगे। मतलब ये अफसर है, तुरंत किसे जाएगी? अभी तो चार्जशीट होगा और ये होगा, आरोप लगाया जाएगा, कंक्रीट आरोप, फिर जवाब देगी, फिर नहीं होगा। केंद्र सरकार का जो रुख है, जो रवैया है, वो भी अगर देखें, केंद्र सरकार का तो यहाँ की केंद्र सरकार है जो समाजवादी पार्टी के सांसदों पर निर्भर है सरकार बचाए रखने के लिए। अभी तेलंगाना का मामला है, उसमें भी बहुत सारे सांसद इसके जा रहे हैं। तो ये तो मुलायम सिंह यादव के दबाव में है केंद्र सरकार, कम से कम इस मामले में, कि उनका हमें समर्थन चाहिए। तो ये ऐसा कुछ नहीं केंद्र सरकार करेगी जिससे मुलायम सिंह नाराज हो, क्योंकि मुलायम सिंह निर्भर है कांग्रेस पर और कांग्रेस निर्भर है मुलायम सिंह पर। अधिकारियों को जब डराया जाता है तो उससे बचाएगा कौन? लेकिन दिलीप आप एक देखें, इस साथ के उपेंद्र जी एक और घटना इस बीच में घटी है जी, कि कुंडा में जिस तरीके से एक पुलिस अफसर की हत्या हुई और उसके बाद में राजा भैया जो राइट हैंड मैन थे उनको फंसाया गया और उनका नाम आया, और आज सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में उन्हें क्लीन चिट दे दी है। अब वो महिला जो इस बात के लिए बेहोश हो गई थी, 7 दिन से परेशान थी, और उसने पूरे देश में हंगामा मचा दिया कि सीबीआई की इंक्वायरी करनी चाहिए क्योंकि उसके पति को राजा भैया से खतरा था। यह भी एक मानसिकता को समझें आप, यह भी एक ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स है, यह सोफिस्टिकेटेड ब्लैकमेलिंग की पॉलिटिक्स है कि आप एक तरफ कहें कि नहीं राजा भैया ने मरवाया है मेरे पति को, और राजा भैया पे जब सीबीआई की इंक्वायरी हो, सीबीआई मुलायम सिंह के अंडर में नहीं आती। सीबीआई ने जब क्लीन चिट दे दी है तो आज उसकी जो पत्नी है वो ये कहती है कि मैं सीबीआई की इस इंक्वायरी को नहीं मानती, अब मैं कोर्ट जाऊंगी। आखिर आपके हक में जब चीजें आती हैं तो आप मानते हैं, आपके हक में नहीं आती तो आप उसे छिन्न भिन्न कर देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि उस मामले में भी एक बहुत बड़ी खबर यह भी है कि इस पूरे मामले में जो उस अफसर मुसलमान की हत्या हुई थी उसमें कुछ यादव शामिल थे, लिहाजा कि मुलायम सिंह का MY मुस्लिम यादव का कॉम्बिनेशन न टूटे, लिहाजा मुलायम सिंह के कहने से ही यह बात राजा भैया के सर डाली गई ताकि वो कॉम्बिनेशन न टूटे और शहर पूरे राज्य के अंदर यह मैसेज न जाए कि मुसलमानों और यादवों के बीच में झगड़ा हो रहा है। और आपने 2-3 महीने बाद उसको क्लीन चिट दे दी। तो मैं भी ये कह रहा हूं कि यह अराजकता वाली स्थिति है। आपने जहां जिस तरीके से उसको नौकरी दी कि घर में 3-3 लोगों को नौकरी दे दो, OSD की नौकरी दे दो, DYSP की नौकरी दे दो, अपीज जो आपने करने की कोशिश की, आज ये स्थिति है कि वो महिला आप ही के खिलाफ खड़ी हुई है। तो आप ये देखें कि यहां आप मुसलमानों को उकसाना चाहते हैं, वहां मुसलमानों को पुचकारना चाहते हैं, आप उनको कोर्ट से निकलवा नहीं पा रहे जेलों में से, आप उनको साइकिल पे कहते हैं कि साइकिल लें, पैसे लें और स्कूल चले जाएं। मुसलमानों को भी समझ में आ गया कि मुलायम सिंह ने जज्बाती बातें करके उनका वोट तो ले लिया है, लेकिन लोकसभा का चुनाव जो है वो मुलायम सिंह के लिए खतरे की घंटी है। मुलायम सिंह के पास समय कम है, प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा जो अधिकारी, लेकिन व्यवस्था, देश की व्यवस्था चलनी है, व्यवस्था को बेहतर करने की
कोशिश होनी चाहिए। लेकिन आप देखें, जो अधिकारी ईमानदारी से काम करना चाहते हैं उसको अब डराया जाता है। आप ये पूरे की पूरी कवायद अगर देखें तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर दबाव बना के उनको डराने की कोशिश है कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारे हाथ में सत्ता है, हम जो चाहेंगे वो आपको करेंगे और आपको हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा, आप व्यवस्था, कानून व्यवस्था के हिसाब से नहीं चल सकते हैं। तो आप देखें, राज्य का मसला हो तो केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं इन चीजों में दखल देना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार की भी जो अभी तक प्रतिक्रिया है वो लगता है कि वो सही दिशा में है, जायज है। अब इसमें क्योंकि आईएएस अफसर हैं तो राज्य सरकार के हाथ में पूरा मामला नहीं है। बिल्कुल, ऑल इंडिया सर्विस के, हाँ, ये ऑल इंडिया सर्विस में है। डीओपीटी की बहुत बड़ी भूमिका होगी। अंतिम कार्रवाई डीओपीटी ही करेगा। राज्य सरकार की एक लिमिटेशन है आईएएस अफसर के खिलाफ कार्रवाई करने में। तो ये तो हमें लगता है कि अल्टीमेटली तो कुछ होना नहीं होगा अभी। तो ये कांग्रेस जिस तरह की अपनी समस्या से ग्रस्त है तो इसलिए कांग्रेस डिले करेगी। आप संदेश क्या दे रहे हैं ईमानदार अधिकारियों को, क्यों डरा रहे हैं? इसके पीछे कोई कारण होगा, और जो कारण है वो तो अलग है, लेकिन आप इससे रोकने के लिए क्या करेंगे? अब ये जो पॉलिटिकल क्लास जिस तरह से अभी एरोगेंट हो गया है, खास करके जो अन्ना का आंदोलन, रामदेव का आंदोलन हुआ है, पहले थोड़ा बहुत पाखंड भी करते थे, अब पाखंड के पर्दे को भी हटा दिया इन्होंने। अब इसको कहते हैं कि पाखंडहीन बेशर्मी दिखला रहे हैं। तो अब वो पाखंड भी नहीं है। हाँ, और पाखंड पहले थोड़ा पाखंड करते थे, पाखंड का पर्दा हटा दिया पॉलिटिशियंस। तो ये कर रहे हैं जिससे बहुत नुकसान होगा। यानी मुलायम सिंह यादव को हमें लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में इसका बहुत भारी नुकसान होगा, क्योंकि अब वो वोट बैंक नहीं है, अब वो वोट अब है। कास्ट पॉलिटिक्स की अपनी जगह है, तमाम तरह के जगह है लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वोट देने जाते हैं जो इन तमाम चीजों के बारे में ध्यान रखते हैं। स्वाद मुसलमान के पास और विकल्प भी है ना, यूपी में बीएसपी है, वही कांग्रेस डर है। वो ये विकल्प की वजह से मुलायम सिंह परेशान, मतलब वो सिंगल तो नहीं है। आप ये देखिए उस विकल्प के सामने आप क्या विकल्प लेके आ रहे हैं? मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन आप देखें कि इस देश में फैशन हो गया है कि जितना बड़ा लीडर पब्लिक के सामने पुलिस को, एसएसपी को, डीएम के साथ बदतमीजी करेगा, उतने ही पब्लिक ताली बजाती है और उनको लगता है कि पब्लिक शायद यही चाहती है। हम सबको याद है, हम जब छोटे थे तो हमने किस्सा सुना था कि कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हैं अकबर डंपी, उन्होंने जिस तरह से रुद्रपुर में डीआईजी के चांटा मारा तो पूरे देश में खबर बनी कि कितना बहादुर और दबंग लीडर है। जिस तरीके से संजय गांधी मरहूम ने कई पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की, तो यह एक फैशन बन गया है। आप आजम खां को देखें, जिस निर्लजता के साथ आज उन्होंने एक एक बात को बड़े मक्कारी और शैतानी अंदाज में कहा कि हम डीएम के खिलाफ भी चाहेंगे कि उसको सस्पेंड किया जाए, और वो ये ध्यान रखें कि ब्यूरोक्रेसी इस देश की राजा नहीं है, राजा इस देश में प्रजा होती है। वो तमाम जो बकवास वो करते हैं हमेशा वो उन्होंने की है। इस देश में राजनीतिक लोग ब्यूरोक्रेसी को अपने जूते की नीचे रखते हैं और उनको लगता है कि सिर्फ उनका काम है उनका हुक्म बजा के लाना, चाहे वो गलत हो, जायज हो, नाजायज हो। जो नहीं होता उसको ऐसी सजा होगी। जो आप बात कह रहे हैं कि जो ईमानदार अफसर को बचाने की बात, आप देखें कि किस दौर में कौन बचाएगा। सवाल यह है कि इस देश में मेरा कहना यह है कि अगर दुर्गा शक्ति नागपाल ने जो कानून का पालन किया है, और अगर मान भी लिया जाए कि वहां कोई तथाकथित मस्जिद बन भी रही थी तो वो इंक्रोचमेंट पे बन रही थी जिसको खुद ही लोगों ने तोड़ दिया। तो ये जो दुर्गा शक्ति ने किया है ये कोई अपने लिए नहीं कहा, इस देश की सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उसको कहते हैं कि नाफिज किया है, इंप्लीमेंट किया है। तो आप ये देखें कि क्या दुर्गा शक्ति के लिए एआईएस की जो एसोसिएशन है वो भीख मांगती फिरेगी नारायण स्वामी के पास, के मुलायम सिंह के पास, के प्रधानमंत्री के पास, के उसे बचाया जाए? क्या ऐसे अफसरों के लिए अगर ब्यूरोक्रेसी में बहुत लोग बाहर निकल के नहीं आए, राजनीतिक इच्छा शक्ति लोगों में खत्म हो गई हो, तो कौन उन्हें सेव करेगा? क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि सुओ मोटो के इसको अपने अंडर में ले और उन तमाम अफसरों को तलब करे जिनके कहने से इसका ट्रांसफर या सस्पेंशन या जो नौकरी से निकाला गया? तो सुप्रीम कोर्ट को भी सुओ मोटो लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बहुत से मामलों में सुओ मोटो लेती है, इतने बड़े मामले में कि जिससे पूरी ब्यूरोक्रेसी का जो है एक मनोबल गिरने वाला है। एक लगातार इस पर बात हो जाएगी कि कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियरी अपने दायरे को, अपनी जो रेखा लक्ष्मण है उसको क्रॉस कर रही है। अब है कि जुडिशरी में मामला पहुंच चुका है, तो इसलिए हमें नहीं लगता कि अब सुओ मोटो लेकिन एक व्यवस्था में कोई सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हाई कोर्ट का जो मामला है उसके पास, उसको अपने पास बुला सकती है। क्योंकि पुष्पेंद्र जी बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसके तहत सार्वजनिक स्थान पर मतलब है कि सरकारी जमीन पर कोई भी धार्मिक कंस्ट्रक्शन है उसको नहीं बनने देने का आदेश है। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और तो उसका अमल हो रहा था। तब मामला कोई व्यक्ति ले गया हाई कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है कि हाई कोर्ट का मामला
अपने पास बुला ले। और एक जो बड़ा सवाल है कि इस तरह के अधिकारियों को जब डराया जाता है, धमकाया जाता है, कहीं ना कहीं उनको जो विक्टिमाइज किया जाता है, इससे बचाने की कोई हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है इस देश में। अभी कोई मैकेनिज्म नहीं है जी। मतलब कि एक तो जुडिशरी है, लेकिन अफसर है जो अगर जुडिशरी के पास वो जा नहीं सकता। PIL में लोग तो ज्यादा स्वतंत्र हैं, लेकिन अफसर होता है वो भी अगर कुछ हो रहा तो सीधे नहीं जाएगा उसके। बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी ने क्या कहा वो आपको हम दिखाते हैं। इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं है। खुद जब चीफ मिनिस्टर ने इस बात को कह दिया कि जो सस्पेंशन हुआ है वो हमने किया है, और उसके लिए एक धार्मिक स्थल को सुरक्षा कवच बनाने की कोशिश की गई, इससे ज्यादा तो दुर्भाग्यपूर्ण बात हो ही नहीं सकती। राजा को राज और दुर्गा पर गाज, ये है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो दो चंगू मंगू हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे सपा हो चाहे बसपा, उनका काम करने का तरीका। आज अफसोस की बात यह है कि केंद्र में जो सरकार है वो सरकार अब तक कहीं भाजपा शासित कोई राज्य होता तो अब तक हाहाकार मचा दिया होता। अभी तक उनको रिपोर्ट तक नहीं मिल पाई है कि क्या वहां पर हुआ, और एक IAS ऑफिसर केवल इसलिए जो रिपोर्ट आ रही मीडिया में कि इसलिए कि कुछ माफिया जो है उसको पसंद नहीं कर रहे थे इसलिए वो सस्पेंड कर दी जाती हैं। तो ये तो अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं है बल्कि शर्मनाक बात है। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कहा वो भी आप देख लें। क्या अच्छा है नहीं है किसी भी अधिकारी का निलंबन एक राज्य सरकार करती है तो वो राज्य सरकार के सीमा या परिधि या प्रशासनिक प्रणाली या परंपरा के तहत होता है, तो उसमें केंद्र सरकार का हस्तक्षेप करने का कोई स्कोप नहीं है। बहन जी, कोई स्कोप नहीं है कह रहे हैं केंद्र सरकार। तो स्कोप क्या है? तो नोटिस जारी किया है, अब जवाब देंगे ये जवाब क्या देंगे? ये कैसे बोल रहे हैं कि कोई स्कोप नहीं है? इनको पता ही नहीं है इसका मतलब, इनको स्कोप है, ये जो लीगल पोजीशन ही नहीं पता है। इनको पता नहीं है कि वो IAS अफसर हैं और IAS अफसर का जो सर्विस कंडीशन वो क्या होता है, इनको ही पता नहीं है। IAS की फुल फॉर्म ही है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। जो बोल रहे हैं कि कोई स्कोप नहीं है, इनको ये पता नहीं है कि भारत सरकार ऑलरेडी नोटिस जारी कर चुकी है कि हमें रिपोर्ट चाहिए, हमें रिपोर्ट चाहिए। हालांकि वहां से रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। तो अगर कोई स्कोप नहीं है तो रिपोर्ट किसे मंगवा रहे हैं? तो ये जो कांग्रेस प्रवक्ता है जो लोगों को या तो खुद नहीं जानते हैं या जानबूझकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा एक केंद्र सरकार का मामला है। केंद्र सरकार है जो ले सकती है, उसमें डिसीजन कर सकती है और उससे संज्ञान लेकर उस पर अंतिम फैसला कर सकती है। लेकिन जो सबसे इसके अलावा एक और जो सवाल है ये कि मीडिया की भूमिका से उत्तर प्रदेश सरकार खुश नहीं है। ये तो हमेशा नहीं खुश रहे हैं। हमें पता है कि 1990 में भी जब की सरकार आई थी जी, और उसी को अभी ये समझ रहे हैं। 23 साल उस समय से अब तक बीत गया है, बहुत लेकिन उसमें इनको लगता था कि मीडिया वाले हमारे खिलाफ बोलेंगे तो हमको फायदा होगा, क्योंकि उसमें एक जो सोशल सिचुएशन ऐसा बना हुआ था कि इनके जो सपोर्टर ग्रुप थे उनको लगता था कि भाई देखो मीडिया में वैसे लोग हैं जो हमारा विरोधी है, तो हमारे नेता के खिलाफ में ही बोलेगा। तो उसका ये इनका है, वही मानसिकता कि मीडिया जितना हमारे खिलाफ बोलेगा हमको उतना फायदा होगा। लेकिन ये नहीं समझ रहे कि 23 साल में स्थितियां बदल गई है। वो जो सोशल लेवल पर जो उस समय कंट्राडिक्शन था अब वो नहीं रहा। यानी अभी सोशल डिसहार्मनी उस समय जो बनी हुई थी वो अभी नहीं है, उतना कन्फ्लिक्ट, सोशल कन्फ्लिक्ट नहीं है। और फिर इनका जो सपोर्टिंग क्लासेज जो है इनके हैं वो इनको ईमानदार नहीं मान रहा है। उसमें तो कम से कम उनको भ्रम था कि नेताजी बहुत अच्छे आदमी है, सामाजिक बदलाव कर रहे हैं, सामाजिक न्याय ला रहे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, तमाम सामाजिक न्याय की और ढकोसला जो है एक्सपोज हो चुका है। सब देख लिया कि अपने परिवार के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अब उन लोगों के मन में इनके प्रति रेस्पेक्ट भी नहीं है। तो स्थितियां बदल गई है। इनका जो सपोर्टिंग क्लास है वो सिकुड़ गया है। इनके जो सपोर्टर्स हैं भले कुछ इनके अपनी जाति के लोग वोट भी देते हों, लेकिन वो वाली 1990 वाला जो श्रद्धा भाव था, भक्ति भाव था, वो नहीं है। वो भले जाति सेंटिमेंट बाकी देते हैं कि चलो राइट और रॉन्ग, नेताजी स्ट्रॉन्ग, अभी ये होगा। पहले था कि नहीं, नेताजी ऑलवेज स्ट्रॉन्ग, जो बोल रहे हैं वही सही है, गलत हो ही नहीं सकते। तो अब जो स्थिति बदल गई उसको ये नहीं समझ रहे हैं। इस मुसलमान को सोच रहे हैं कि हमें पूरा वोट देगा। अब बाबरी मस्जिद वाला फियर साइकोसिस रहेगा कि यही हमको बीजेपी से बताएंगे। लेकिन बीजेपी की 6 साल सरकार
चल चुकी है। मुसलमानों का जो डर था बीजेपी से, आरएसएस से, वो डर भी बहुत हद तक भाग गया, 90% भाग गया। अगर उस समय इतना भय था 98 में के पहले कि बीजेपी की सरकार बन जाएगी तो पता नहीं हमारा क्या होगा, इन्होंने देख लिया कि सरकार आ जाएगी, कुछ नहीं हमारा होना है, तो वो फियर साइकोसिस मुसलमानों में अभी नहीं है। उसके पास कुल मिला के अगर देखा जाए पुष्पेंद्र, स्थितियां मुलायम सिंह के लिए अब आगे का रास्ता क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो छोटी सी घटना जिसको लोग मान रहे हैं, छोटी सी एक अधिकारी के खिलाफ ये काम किया है, लेकिन ये बात मुलायम सिंह या समाजवादी पार्टी के लोग नहीं समझ रहे हैं कि जैसा उपेंद्र भाई कह रहे हैं कि 23 साल में पूरे जो प्रदेश है, पूरे देश की राजनीति बदली है और हर आदमी अब हिंदू और मुसलमान और मंदिर और मस्जिद और मैं पंछी पकड़ने दूंगा और यादव मेरे साथ हैं और दलित उनके साथ हैं, इस राजनीति से कहीं ना कहीं ऊब गया है। और इसी वजह से यही एक बहुत बड़ी वजह थी जिससे की वजह से अखिलेश पे लोगों ने यकीन किया, नई सोच के साथ आया है, नया युवा है, कुछ अच्छा करेगा। लेकिन 1 साल की पूरी जिस तरह सरकार चली है उससे पूरे देश के प्रदेश के लोगों को लग गया कि अखिलेश आ जाएं या इस मामले में आगे का रास्ता मुलायम सिंह के लिए क्या है? मुलायम सिंह के सामने एक बहुत बड़ा अदालत ही इसको अदालत के जरिए ही तय होगा या आपको लगता है मुलायम सिंह? देखिए, अगर पॉलिटिशियन है और मुलायम सिंह को इस बात का सेंस हो गया है कि ये वो मामलात नहीं है, इससे उनको फायदा कम नुकसान बहुत ज्यादा होने वाला है, तो मैं समझता हूं कि अभी भी इस समय है मुलायम सिंह के पास, गोपाल के पास, कि वो इस बैकग्राउंड से बाहर निकलें और कोई फेस सेविंग फार्मूला निकालते हुए कि डीएम की रिपोर्ट देर से मिली या मुझे गलत तथ्य दिए गए, ये कहते हुए मैं फिर अगर इस फैसले को वापस ले लेंगे तो ये वक्त होगा कि जो लॉस किया है उसे फिर गेन कर सकते हैं। लेकिन जिस हठधर्मिता के साथ पूरी की पूरी पार्टी, और ये बार बार कहा जाता है कि हम कांग्रेस को समर्थन इसलिए दे रहे हैं कि सांप्रदायिक शक्तियों को दूर रखना है, ये बात भी यादवों को, मुसलमानों को पता चल गई है कि मुलायम सिंह कांग्रेस को समर्थन सांप्रदायिकता को दूर रखने के लिए नहीं ले रहे, बल्कि सीबीआई का फैसला दूर रहे आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनसे, इसलिए दे रहे हैं। लिहाजा पूरी तरह से मुलायम सिंह का परिवार एक्सपोज हो गया है। इस मामले में आखिरी रास्ता है कि कोर्ट के किसी फैसले या निर्देश से पहले अगर वो कोई इस बात पे फैसला ले ले तो ये उनकी पॉलिटिकल थोड़ी बहुत सूझबूझ होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, उपेंद्र जी, आप सब लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।